that is potential and capacitance. Okay, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ओके, तो इसमें हम लोग देखें इन चैप्टर्स 6 and 8 of 11th class, the notion of potential energy was introduced. When an external force does work in taking a body from a point to another against a force like spring force or gravitational force, that is the central force. Okay, that work gets stored as a potential energy. जो हम लोग work done करते हैं, that will be considered as a potential energy. Okay, when the external force is removed, the body moves, gaining kinetic energy and losing equal amount of potential energy. The sum of kinetic and potential energy is conserved. Forces of this kind are called conservative force. Okay, तो यहाँ से एक जो मेन पार्ट है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया गया. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, और 11th क्लास में स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सारे कंजर्वेटिव फोर्स होता है. ओके, कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं. जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं कि दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज ए नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, नाउ अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स. तो मेन पॉइंट 12th क्लास के लिए यही वाला हुआ, कूलम फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी charges also a conservative force, but not surprising since both inverse square dependence on distance and differ only by proportionality constant. The masses in the gravitational force law are replaced by charges. ये हम लोग पहले से ही जानते हैं. तो ये दोनों पैरा तो न्यू नहीं है. ओके, consider a electrostatic field E due to some charge configuration. First, for simplicity, consider the field E due to a charge q placed at the origin. Now imagine that we bring a test charge q from a point r to a point p against the repulsive force on it due to the charge q. With reference, मतलब स्मॉल q चार्ज को लेकर आ रहा है जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है. ओके, दिस विल हैपन इफ q एंड स्मॉल q आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तब उसको रिपल्सिव फोर्स आएगा. तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने के लिए क्या q एंड स्मॉल q दोनों को ग्रेटर देन जीरो लिया जा रहा है. ओके, मोस्टली हर जगह पे हम लोग जो एज्यूम करते हैं पॉजिटिव चार्ज भी एज्यूम करते हैं. टू रिमार्क्स में बी मेड हेयर. फर्स्ट, वी एज्यूम दैट द टेस्ट चार्ज क्यू इज सो स्मॉल दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. जो टेस्ट चार्ज होते हैं, जो स्मॉल क्यू जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा कि ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करे. ठीक है, तो नेमली द चार्ज क्यू एट द ओरिजिन. ओके, जो ओरिजिन में क्यू चार्ज रखा है उसको स्मॉल क्यू जो टेस्ट चार्ज है वो डिस्टर्ब नहीं करे. दैट इज क्यू का क्वांटिटी बहुत ही लेस होंगे. सेकेंड, इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम आर टू पी वी अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स जस्ट इनफ टू काउंटर द रिपल्सिव फोर्स. ओके, जो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स होते हैं तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हम लोग को कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स देना है. तो ये वाला तो मान लो कि दोनों चार्ज में रिपल्सिव फोर्स आ रहा है, तो हम लोग को इस डायरेक्शन में अनदर एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा. ये वाला क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा है, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर रिपल्सिव फोर्स. ओके, और इस डायरेक्शन में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है. ओके, ई एक्स टी लिख देता हूँ. तो उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है. तो अभी देखो दोनों फोर्स जब इक्वल होगा तब क्या होगा, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा. ओके, तो इसमें देखोगे वो वाला पॉइंट दिया है, जस्ट काउंटर द रिपल्सिव फोर्स. दिस मीन्स देयर इज नो नेट फोर्स और एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज क्यू व्हेन इट इज फ्रॉम आर टू पी. तो यहाँ से जब मान लो कि एक डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, तब मान लो कि क्या होता है, it is the work done to bring a charge from infinity to a point without acceleration. okay, तो इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन विल बी जीरो. तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स हम लोग किस लिए दिया, जो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आ रहा है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए. ओके, अच्छा, इन दिस सिचुएशन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन
by the electric force and gets fully stored in the form of potential energy. Okay, potential energy के हिसाब से रहेंगे. if external force is removed or reaching P, external force को हम लोग हटा दिया suppose, the electric force will take the charge away from Q, that is will take the charge away from Q. The stored energy जो है potential energy at P is used to provide kinetic energy to the charge Q in such a way that sum of kinetic energy and potential energy is conserved. तो पहले क्या होता है, जब मान लो कि चार्ज को हम लोग आर से पी में लेकर आए तो कुछ हम लोग वर्क डन किया, तो पी पॉइंट में जब क्यू चार्ज आया तब उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी हो गया. अभी जैसा जो एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग हटा देंगे तो क्या होगा, जो पी पॉइंट से चार्ज फिर बाहर आएगा क्यू चार्ज. ओके, दैट मीन्स क्या, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था वो यूटिलाइज हो जाएंगे क्यू का काइनेटिक एनर्जी में, और ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगा. दिस इज द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, और कंजर्वेटिव फोर्स के रेस्पेक्ट में वर्क डन. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे हम लोग जो दे रहे हैं, देखो वर्क डन के बारे में बता रहा है. देखोगे जो आर टू पी इंटीग्रेशन कर दिया ई एक्सटर्नल इंटू डॉट डी आर. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ई एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग किस तरफ लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है, आर टू पी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो नेगेटिव आर टू पी हो जाएगा, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में होता है. ये दोनों चीज़ थोड़ा ध्यान रखना. दिस इज ई एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल, दिस वन इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. ओके, द वर्क डन is against the electrostatic repulsive force and gets stored as potential energy. At every point in the electric field, a particle with charge q possesses a certain electrostatic potential energy. This work done increases its potential energy by an amount equal to the potential energy difference between the points R and P. Okay? तो क्या देखो, वर्क डन तो हो सकता है कि P पॉइंट जो थे, जैसे मैं और एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे आर पॉइंट था, पी पॉइंट था, तो अभी आर पॉइंट में कुछ पोटेंशियल था, पी पॉइंट में कुछ पोटेंशियल था. ओके, तो पी पॉइंट में हायर पोटेंशियल था, आर में लोअर पोटेंशियल था. अभी दोनों के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मतलब सपोज हमने मान लेते कि 10 जूल था, तो अभी यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए हम लोग को भी उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा. जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 12 था, 12 जूल पोटेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट. अभी हमने यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो हमको 10 जूल वर्क डन करना पड़ेगा, तो अब 10 + 2 दैट विल बी 12. तो इसी लाइन को इस तरीक़ा से लिखा है. यहाँ पे भी एक दो बच्चे ने डाउट पूछे हैं. एट एवरी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ए पार्टिकल विथ चार्ज क्यू possesses certain electrostatic potential energy. This work done increases its potential energy by an equal amount to potential energy difference between the points R and P. जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया आर और पी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, बिकॉज जो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, आर तो राइट हैंड साइड में, पी लेफ्ट हैंड साइड में, आर में हमने 2 जूल लिया था, पी में 12 जूल लिया था. तो अभी जब मतलब आर से पी में कोई चार्ज को ले जाएंगे तो हम लोग को 10 जूल काम करना पड़ेगा, तब जाके 10 + 2 दैट विल बी 12. ओके, तो इसमें से हम लोग का 2 इंपॉर्टेंट कमेंट्स मिल रहा है. द राइट साइड ऑफ 2.2 इक्वेशन, राइट हैंड साइड, ये तो जानते हो, जो डेल्टा यू जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आर. ओके, पी ग्रेटर है एंड यू आर स्मॉलर है. द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द चार्ज. दिस मीन्स दैट वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is moving a charge from one point to another depends only on the initial and the final points and is independent of the path taken to go from one point to other. This is the fundamental characteristics of the conservative force. This concept of the potential energy would not be meaningful if the work dependent on the path. तो वर्क मान लो कि पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत होगा. ठीक है ना. तो इसका मतलब जब तक हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं
उस केस में वर्क डन ऑलवेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वुड नॉट बी मीनिंगफुल इफ वर्क डिपेंड ऑन पाथ. तो तब पोटेंशियल एनर्जी कोई मीनिंगफुल नहीं होगा. बिकॉज देखो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी कॉस्ट टू वर्क डन बोल रहे हैं, वहाँ पे P और R जो R से P में कैसे गया था उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं. चार्ज को तुमने R से P में कैसे लेके गया था उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं. ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसा भी आ सकते हैं, स्टेट में भी आ सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट जो है द पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैन बी प्रूव्ड यूजिंग कूलम्स लॉ. ओके, तो उसको यहाँ पे यूज नहीं किया गया. ठीक है बेटा. तो इक्वेशन defines potential energy difference in terms of physically meaningful quantity work. Clearly, potential energy so defined is undetermined to within an additive constant. तो हमने बोला कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे. जैसे मान लो कि हमने बोला था पहले जो R में 2 जूल है तो यहाँ पे 4 जूल कर लेते हैं. तो P में भी क्या करना पड़ेगा, दैट इज 12 + 2 दैट इज 14 जूल करना पड़ेंगे. फिर उसको जब डिफरेंस हम लोग डिफरेंस करेंगे तब कितना होगा, 10 जूल ही आएगा. जैसे हमने मतलब यहाँ पे 2 जूल की जगह पे हमने 4 जूल बोल दिया, तो यहाँ पे 12 जूल की जगह पे हमें फिर 2 ऐड करना पड़ेगा. अभी इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी 12 जूल इटसेल्फ, दैट इज विल बी 10 जूल. ओके, तो पहले भी 10 जूल था 2 और 12 के बीच में. आई मतलब कोई कांस्टेंट अमाउंट इसमें ऐड कर दिया, दोनों जगह भी ऐड करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ इन द सेम सिस्टम. ओके, the equation 2.2 defines potential energy different in terms of the physically meaningful quantity work. Clearly, potential energy so defined is undetermined to within an additive constant. What this means is that the actual value of potential energy is not physically significant. It is only the difference of potential energy that is significant. We can always add an arbitrary constant alpha to potential energy at every point, since this will not change the potential energy difference. ओके, मतलब इनिशियली जो एनर्जी थी, अभी दोनों पॉइंट में मान लो कि एनर्जी को हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा. सेम सिस्टम में सेम अमाउंट भी इंक्रीज करेंगे, तो अभी डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा. ओके, जो यहाँ पे हमने 2 जूल लिया था यहाँ पे अल्फा करके लिया है. ठीक है बेटा. अच्छा, ओके, पुट इट डिफरेंटली, देयर इज ए फ्रीडम इन चूजिंग द पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. तो हम लोग जो एज्यूम करते हैं जो इन्फिनिटिव में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है. ओके, तो W इन्फिनिटिव टू P इक्वल्स टू यू पी माइनस इन्फिनिटिव. तो यू इन्फिनिटिव जो है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है. तो वर्क डन जो है इन्फिनिटिव कोई पॉइंट में आने के लिए जो वर्क डन होगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होंगे. तो इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट ए पॉइंट in the presence of field due to any charge configuration is the work done by the external force equal and opposite to the electric force in bringing the charge from charge q from infinity to that point. Okay, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन. इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान रखोगे. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज q at point in the presence of electric field due to charge configuration is the work done by the external force. जैसे हम लोग Q को लेके आ रहे थे तो एक्सटर्नल फोर्स जो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में दे रहा था, इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है इक्वल है, तो इसीलिए नेट फोर्स जीरो होगा. तो इसीलिए बहुत जगह पे इसके साथ यूज़ कर देते हैं विदाउट एनी एक्सीलरेशन. ओके, तो इस पॉइंट में ये जो पैरा है इसमें से मेन पॉइंट्स क्या हुआ, तो इसमें से एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो जो चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है. डिफाइन, ये बेटा होमवर्क के लिए, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी. ओके, व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर.
What are the two main characteristics of इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? ओके, बस 4 क्वेश्चन दे दिया, होमवर्क करोगे तुरंत भेजोगे, ठीक है।